आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज हम लोगों की क्लास होगी दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसके तहत सबसे पहले पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश दक्षिण का प्रमुख राजवंश है। ठीक, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, संस्थापक कौन था? संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक, कहां थी? 575 से 600। राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। राजधानी कांचीपुरम। ठीक, ये कांचीपुरम वर्तमान में कहां है? हाँ, तमिलनाडु में। कांचीपुरम ये तमिलनाडु, तो उस समय इसको कांची कहा जाता था। तमिलनाडु राजधानी क्या है? इसको हम कांची कहेंगे। ठीक, ये सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, धर्म क्या था इसका? धर्म वैष्णव धर्म, और इसका धर्म वैष्णव धर्म था। और इसने आवन सिंह की उपाधि धारण की थी। किसकी? आवन सिंह। आवन सिंह की उपाधि धारण की थी। आवन सिंह ये उपाधि धारण किया था इसने। आवन सिंह की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु मामल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? इसी सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु ने आदि वाराह का मंदिर, वाराह का मंदिर का निर्माण कराया था। आदि वाराह के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कहां कराया था? मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम में, मामल्लपुरम में पल्लव वंश के जो राजा थे सिंह विष्णु ने ये आदि वाराह मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, पल्लव वंश के शासक कौन थे? प्रमुख शासक। ठीक, प्रमुख शासक ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम और कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन ये 600 से 630 ईस्वी तक थे। 600 से 630 ईस्वी, 30 ईस्वी तक। और नरसिंह वर्मन का जो काल था वो था 630 से 668 ईस्वी। 630 से 668 ईस्वी।
फिर नरसिंह वर्मन के बाद कौन था? नरसिंह वर्मन। हाँ, नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय। इनका काल था 668 से 670। ठीक है। और इसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम, तो ये 670 से 700 इनका काल था। ठीक है। 670 से 680 तक इनका काल था। 670 से 680 तक। ठीक है। किसका? 670 से परमेश्वर वर्मन प्रथम का जो कार्यकाल है वो 670 से 700। ठीक, 670-700 ईस्वी लगभग है। ठीक। इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये 700 से 728। नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये है 700 से 728 ईस्वी। इनका काल है 700 से 728 ईस्वी। इसके बाद नंदी वर्मन है 730 से 800। नंदी वर्मन 730 से और 700। नंदी वर्मन क्या है? 730 से 800 लगभग। इतना लंबा कार्यकाल नहीं, इसमें छोटे छोटे सब है। ठीक, कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं इनका। नंदी वर्मन हो गया। फिर इसके बाद ठीक है। तो जो भैरवी थे ये रचनाकार थे किसके? किरातार जीनियम के। ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और मत्त विलास प्रहसन ये महेंद्र वर्मन की रचना है। ठीक, मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है। और ये महेंद्र वर्मन प्रारंभ में जैन मतावलंबी थे। महेंद्र वर्मन क्या थे? जैन मतावलंबी। प्रारंभ में ये जैन मतावलंबी थे महेंद्र वर्मन। ठीक, बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव से ये शैव बन गए। ठीक है। तमिल संत अप्पर के प्रभाव से क्या बन गए? शैव मतावलंबी हो गए। अप्पर के प्रभाव से जो तमिल संत थे इनके प्रभाव से ये शैव मतावलंबी बन गए। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जो एक पत्थर को काट करके बनाए गए थे। ठीक, और इन्हें रथ मंदिर कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें रथ मंदिर कहा जाता था। और इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा ही करवाया गया था। ठीक, इनका निर्माण पल्लव
राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। प्रथम के द्वारा रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। इन मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7। ये 7 मंदिर थे। रथ मंदिरों की संख्या 7 थी। और इसमें जो सबसे छोटा मंदिर है, जो सबसे छोटा रथ मंदिर है, वो द्रौपदी रथ के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा द्रौपदी रथ के नाम से। सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी के नाम से है। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे छोटा रथ मंदिर पीसीएस का भी क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। इस द्रौपदी रथ में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। किसी प्रकार का अलंकरण इसमें नहीं मिलता। ठीक है, और वातापी कोंड व महामल की उपाधि किसकी? वातपी कोंड और महामल। वातपी कोंड और महामल ये उपाधि धारण किया था। उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? नरसिंह वर्मन। किसकी उपाधि थी? नरसिंह वर्मन प्रथम की। नरसिंह वर्मन प्रथम, यह इनकी उपाधि थी। क्या थी? वातपी कोंड और महामल। ठीक, वातपी कोंड और महामल। ठीक है, इनके शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। इन्हीं के काल में, नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हुएनसांग ये कहाँ आया था? कांची आया था। इन्हीं के काल में ये हुएनसांग कांची आया था। ठीक है, और परमेश्वरन वर्मन भी क्या थे? शैव मतानुयायी थे। उसने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभावज आज की उपाधियां धारण की थी। कौन? परमेश्वर वर्मन। ठीक, परमेश्वर वर्मन प्रथम ये शैव मतानुयायी था। वैसे परमेश्वर वर्मन का क्वेश्चन बहुत कम आया है, कभी दिखा नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ये क्या थे? शैव मतानुयायी। और इनकी उपाधियां क्या थी? उपाधियां एकमल, रणंजय, अत्यंत काम। एकमत और रणंजय। एकमल रणंजय और अत्यंत काम। ठीक, एकमत, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजन। ठीक, उग्रदंड और गुणभाजन। ठीक, लोकादित्य, ये सब इनकी उपाधियां थी। लोकादित्य ये परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां थी। ठीक, और इसने महामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। महामल्लपुरम में गणेश मंदिर किसने कराया था? परमेश्वर वर्मन
प्रथम ने। ठीक। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है विद्या प्रेमी था। ये परमेश्वर वर्मन प्रथम ये क्या था? विद्या प्रेमी। विद्या प्रेमी था और विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। विद्या विनीत, विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जब अरब आक्रमण किए थे, अरब आक्रमण, ठीक, उस समय वहां का शासक कौन था? पल्लव का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय इस समय यहाँ का शासक था जब अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक था। उसने राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक। उपाधियां क्या क्या इनकी थी? राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त। और शंकर भक्त, ये उपाधियां थी इनकी। क्या क्या थी? राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। राज सिंह का मतलब हो गया राजाओं का सिंह, आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त का मतलब हुआ शिव का उपासक। ठीक है। और इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कहां पर? कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? राज राजेश्वर। क्या? राज, कैलाशनाथ मंदिर, हाँ, राज सिद्धेश्वर, राजेश्वर ये वाला नहीं है, राज सिद्धेश्वर। ठीक, राज सिद्धेश्वर, राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक, किसको? जो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में मंदिर का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, कैलाश मंदिर, इसी को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर को, कैलाश मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है। और इसमें द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। ठीक, किसकी? द्रविड़ स्थापत्य कला। द्रविड़ स्थापत्य कला, यहां से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। सूर्य मंदिर कहां पर? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर किसने? इन्हीं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्हीं ने ये सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था, जो महाबलीपुरम में है। ठीक है। और कैलाश मंदिर में पल्लव राजा की रानियों की भी तस्वीरें लगी हैं। ठीक, पल्लव राजाओं की यहाँ कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं की
रानियों की भी तस्वीर लगी, तस्वीर लगी है। ठीक है, पल्लव राजाओं के रानियों की भी तस्वीर लगी है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर के बाईं दीवार पर आठवीं एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी बनाई गई है। ठीक है, आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसके बाद है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। 10 कुमार चरित, क्या नाम है? 10 कुमार चरित। इसके लेखक कौन थे? दंडी। एक किसके दरबार में रहते थे? हाँ, दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे दंडी। ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने किया था। किसका? मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल। मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल, ये 2 मंदिर हैं। इनका निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल, इन दोनों मंदिरों का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। ठीक है, और ये जो तिरुमंगई अलवार हैं, तिरुमंगई अलवार से क्या मतलब हुआ? वैष्णव संत होते हैं ये। तिरुमंगई अलवार ये नंदी वर्मन द्वितीय के ही समकालीन थे। नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक, नंदी वर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी थे। क्या थे? शैव मतानुयायी, वैष्णव नहीं थे, शैव मतानुयायी। ये शैव मतानुयायी थे नंदी वर्मन द्वितीय। और उनकी राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करते थे। ये तमिल भाषा के कवि थे, पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार क्या थे? ये तमिल भाषा के कवि थे, तमिल भाषा के कवि। ठीक, ये भी नंदी वर्मन के ही दरबार में रहते थे। ठीक, और इसने जो है भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। नामक ग्रंथ किसने की थी? पेरुंदेवनार, जो कि तमिल कवि थे। ठीक, और इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो कंप वर्मा थे। 948 से 980, 948 से 980 कंप वर्मा ये क्या थे? अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। ठीक है, कंप वर्मा अंतिम शासक थे। ठीक, फिर इसके बाद है चोल। इसके बाद हम पढ़ेंगे चोल। ठीक है, चोल। चोल पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर, मतलब ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुए राज्य थे। ठीक है, और 9वीं शताब्दी में, ठीक, 9वीं
शताब्दी में। पल्लवों के ध्वंसावशेष मतलब पल्लवों के समाप्त होने पर ये वहीं पर ये स्थापित हुए 9वीं शताब्दी में। ठीक है। चोल, और जो इनके संस्थापक था इस वंश का, उसका नाम था विद्यालय। विद्यालय विद्यालय क्या था? संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक विद्यालय था और इसकी राजधानी तंजाउर या तांजाय थी। ठीक, जिसको आप तंजौर या तंजाउर के नाम से जानते हैं। तंजौर या तंजाउर का वास्तुकला कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। विद्यालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। उपाधि क्या थी विद्यालय की? उपाधि नरकेसरी। ठीक, विद्यालय की उपाधि नरकेसरी थी। विद्यालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। निशुंभ सुदनी। ठीक, निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। देवी का मंदिर किसने बनवाया था? इसी नरकेसरी या विद्यालय ने। ठीक, विद्यालय ने निशुंभ सुदनी का मंदिर बनवाया था। ठीक है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। ठीक है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। ठीक है। आदित्य प्रथम। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। कोदंड राम की उपाधि धारण किया था किसने? आदित्य प्रथम ने। ठीक। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पारंतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में पारंतक प्रथम का लड़का राजादित्य मारा गया। ठीक है। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पारंतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में पारंतक प्रथम का लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। अगले कौन है? राज प्रथम। इसने क्या किया था? श्रीलंका पर आक्रमण। श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहां के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला कौन? रहीम पंचम क्या किए? भाग लिए। और श्रीलंका के दक्षिणी जिला में शरण ली। ठीक है। रहीम पंचम कहां लिए? श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहा में शरण ली। ठीक है। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया था। किसने? ये राजराज ने जो श्रीलंका का क्षेत्र जोड़ा था उसमें चोल साम्राज्य का प्रांत बनाया। किसको? श्रीलंका के विजित क्षेत्र को।
श्रीलंका के विजित क्षेत्र को, यहां को, इसको एक प्रांत के रूप में स्थापित किया। ठीक। और एक नया प्रांत जिसकी मुड़चोल मंडलम, नाम क्या रखा? मुड़चोल मंडलम। प्रांत का नाम था, क्या नाम था? मुड़चोल मंडलम। राजधानी था पोलनरुवा। मुड़चोल मंडलम, राजधानी था पोलनरुवा। ये राजधानी थी जो उसने श्रीलंका के विजित क्षेत्र का जो एक नया राज्य स्थापित किया था अपने साम्राज्य का, चोल साम्राज्य का। ठीक। राजराज प्रथम शैव धर्म का मतानुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। अब ये जो राजराज थे, राज प्रथम, ये किस मत के थे? शैव मतानुयायी थे। ठीक। तो तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाए थे। तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर। ठीक। तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, यह भी बहुत प्रतापी राजा था। किसके काल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के काल में। राजेंद्र प्रथम के काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था इसने। किसको? बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था। पराजित किया मतलब गंगा तक पहुंच गया, है ना? पराजित किया। ठीक। और तब क्या किया? गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है। क्यों? नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इसने क्या उपाधि धारण की थी? गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। जब इनको पराजित किया था उसके बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी कराया। और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक। गंगईकोंड चोलपुरम। फिर और चोलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, चोल काल में भूमि के प्रकार क्या थी? वेल्लन वगाई, ये प्रकार थी भूमियों का। वेल्लन वगाई ये भी एक प्रकार थी। ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। इसके स्वामी क्या थे? गैर ब्राह्मण थे। गैर ब्राह्मण किसान, हाँ, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी वेल्लन वगाई। फिर इसके बाद ब्रह्मदेय
देय, ब्रह्मदेय ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। ब्राह्मणों को उपहार में जो दे दी गई थी वो भूमि थी ब्रह्मदेय। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। शाला भोग, किसी विद्यालय की रख रखाव की भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि थी उनको शाला भोग कहा जाता था। फिर देवदान या तिरुमट्टंकनी, देवदान मंदिर को उपहार में दी गई थी, ठीक। देवदान ये मंदिर को उपहार में दी जाती थी, ठीक है। फिर पल्लित चंदम, पल्लित चंदम ये जो जैन संस्थानों को भूमि दी जाती थी, जैन संस्थानों को, ठीक, उनको पल्लित चंदम कहा जाता था, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय, इसके बाद आता है नाम राजेंद्र द्वितीय का। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी, ठीक। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की, वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। वीर राजेंद्र किसकी थी? राजकेसरी, ठीक, राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था, ठीक। अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच इसने जयकेश ने मध्यस्थ की भूमिका, ठीक है। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य, ठीक, इन्हीं दोनों के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका थी, ये कदम्ब शासक थे। कौन शासक थे? कदम्ब शासक थे। इन्होंने ही, जयकेश नाम था इनका, कदम्ब शासक जयकेश ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जयकेश ने, ठीक है। इसके बाद है विक्रम चोल, अभाव एवं अकाल ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल करके चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवाया था, ठीक है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? कुलोत्तुंग। कौन थे? कुलोत्तुंग द्वितीय। चिदंबरम मंदिर में कुलोत्तुंग द्वितीय, ये चिदंबरम मंदिर में जो विष्णु की मूर्ति थे, गोविंदराज यानी विष्णु, चिदंबरम मंदिर में किसकी मूर्ति थी? गोविंदराज, ठीक, विष्णु यानी गोविंदराज की मूर्ति को कहां फेंकवाया था? समुद्र में फेंकवा दिया था। यही मंदिर, यही जो चिदंबरम मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? चिदंबरम मंदिर
बताइए, विक्रम चोल ने करवाया था। विक्रम चोल, विक्रम चोल ने अभावग्रस्त जनता से टैक्स वसूल करके ये इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया था और तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। ठीक, रामानुजाचार्य ने पुनरुद्धार किया था। रामानुजाचार्य ने पुनरुद्धार किया था। पुनरुद्धार इस मंदिर का किया था। ठीक है। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम या निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुनंदरन कहा जाता था। लेखों में उच्च अधिकारियों को उडनकुट्टम कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभक्त था। 6 मंडलों, ठीक, मंडलमों में विभक्त था। मंडलम, संपूर्ण चोल साम्राज्य किसमें विभक्त था? मंडलमों में। चोल साम्राज्य, ठीक, ये किसमें विभक्त था? मंडलम। ये प्रांत समझ लीजिए। ठीक है। मंडलम कितने थे? 6 मंडलम थे। इन्हीं 6 मंडलम में पूरा चोल साम्राज्य विभक्त था। ठीक है, 6 मंडलम में संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलम में विभक्त था। और मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, मंडलम किसमें विभक्त था? कोट्टम में। कोट्टम किसमें विभक्त था? नाडु में। ये उत्तरोत्तर छोटी इकाइयां होती जाती हैं। ठीक है। और नाडु कुर्रमों में विभक्त था। नाडु कुर्रमों में विभक्त था। नाडु कुर्रमों में। तो इस सबसे छोटी इकाई इधर क्या हुई? कुर्रम। ठीक है। नाड की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बिल्लाल जात के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाड के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो बिल्लाल जात के धनी किसान थे, बिल्लाल, ये धनी किसान, इनका किसमें वो था? नियंत्रण था। केंद्रीय सरकार की देखरेख, नाडु के कामकाज में नियंत्रण था। नाडु के कामकाज में नियंत्रण था। नाडु के कामकाज में नियंत्रण था। ठीक है। नाडु के कामकाज में नियंत्रण था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी गई। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। यह सबसे बड़ी विशेषता था। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। प्रमुख विशेषता थी। आज भी उदाहरण दिया जाता है चोलों के स्थानीय स्वशासन की। ठीक है। और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। और क्या था? सर्वसाधारण लोगों की समिति। और मतलब सर्वसाधारण लोगों की समिति हुआ करती थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण
के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। सभा एवं महासभा, सभा महासभा, ये सभा एवं महासभा क्या थी? अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, ठीक है, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते हैं, ठीक, किसको? व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था, ठीक है। व्यापारियों की सभा को नगरम, व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था, ठीक। और चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। कितना होता था? भूमि कर उपज का 1/3 भाग, ये चोल काल का भूमि कर था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उनको मध्यस्थ कहते थे, ठीक। और ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहला जाती थी। जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि थी, कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जो कर मुक्त भूमि थी उसको क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है, ठीक, चतुर्वेदी मंगलम। और जो दान में दी जाती थी उसको कहा जाता था ब्रह्मदेय, ठीक, दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोल की सेना सबसे संगठित अंग पदार्थ सेना थी। सेना क्या थी? सेना संगठित थी, सबसे संगठित थी, वो थी पदाति सेना, ठीक है। चोल काल में कन्नदू सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के कन्नजू, ठीक, कन्नजू क्या थे? सोने के सिक्के। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना कलिंगत उपर्ण थी। कंबन और टिक्कुट्टन पुंगलेनी को तमिल साहित्य का पंप पूर्ण रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन है? 3 रत्न हैं तमिल साहित्य के, और कंबन और कुट्टन, ठीक है। कंबन आउट कुट्टन, एक कंबन आउट कुट्टन, और एक और है पुंगलेंदी, ये 3 ये हो गए। और ये तीनों क्या हैं? तमिल साहित्य के। पंप पूर्ण रन्न, पंप पूर्ण रन्न, ये क्या है? कन्नड़ साहित्य के, ठीक है, कन्नड़ साहित्य। और ये हो गए तमिल साहित्य। ये क्या है? त्रिरत्न, ये त्रिरत्न है ये लोग। कंबन और कुट्टन पुंगलेंगी तमिल साहित्य, पंप पूर्ण रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है।
पर्सी ब्राउन ने तंजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। इसको नटराज प्रतिमा, नटराज प्रतिमा को क्या कहा जाता है? नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़, चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़, चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ठीक है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृत के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग गत्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा है। दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में, अभय हस्त की मुद्रा में उठा है। ठीक है। अभय हस्त, दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा है। उनका ऊपरी बाईं हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाई गया है। ऊपरी बायां दोल हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस पर वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है, जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता माना गया है। ये भी ध्यान रहे, शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता माना गया है। अधिष्ठाता देवता माना गया है। किसको माना गया है? शिव को। ठीक है। शिव को भारत में अधिष्ठाता देवता माना गया।